आपका यूएस हिस्ट्री का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल लिख लो कि रोल ऑफ यूएस इन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स। रोल ऑफ यूएस इन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, कि जितने भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर यूएस क्या किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएस। ठीक है, इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएस, कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, ठीक है, उसमें यूएस का कंसर्न बेसिकली क्या है। ठीक है, यूएस के इंटरेस्ट क्या है, ये देख लो। ठीक है, और तीसरा सवाल वो कर सकता है कि ग्लोबल परसेप्शन ऑफ यूएस, के यूएस का ग्लोबली इमेज क्या बना हुआ है। ठीक है, वो सुपर पावर है नहीं है, जो भी है वो सारा। ठीक है। अच्छा, 3 मैंने तुम लोग को बताया इसमें कि पहला कि यूएस क्या किरदार अदा करे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि यूएस के अपने क्या कंसर्न है, इंटरेस्ट है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। अफ़गान में क्या इंटरेस्ट है, इंडिया में क्या इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, ग्लोबल परसेप्शन ऑफ यूएस, के इंडिया यूएस को कैसे देख रहा है, पाकिस्तान यूएस को कैसे देख रहा है। ठीक है, टर्की यूएस को कैसे देख रहा है, एंड ऑल दैट। करंट अफेयर का पूरा सेक्शन तुम लोगों के करंट अफेयर के पेपर से ही तैयार होगा। ठीक है, और लास्ट चीज़ है शॉर्ट नोट्स, वो कि मैं स्किप कराऊंगी तुम लोगों को क्योंकि आते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र देख लेंगे उनको। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बात की कि हम लोगों ने पहला काम क्या करना है कि हम लोगों ने पास्ट पेपर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, मतलब पूरा फोकस पास्ट पेपर पे रख के हम लोगों ने तैयारी करनी है। ठीक है, पास्ट पेपर क्यों ज़रूरी है कि आपको अपने एग्जामिनर की साइकी पता होनी चाहिए कि वो एक टॉपिक पे तुम लोगों से किस तरह का सवाल कर सकता है, और दूसरी बात ये कि वो सवाल रिपीट करता है जो कि तुम लोगों की खुशनसीबी है। सही हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या की हम लोगों ने कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, जो कि हम लोगों ने एफपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। जो सर निज़ामानी ने मुझे लिखवाया था वहाँ से हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया कि हम उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड करके कैसे प्योर हिस्ट्री, यूएस प्रेसिडेंट, करंट अफेयर्स और शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड कर दूँ कि मेरी एक बुरी आदत कह लो, ठीक है, वो ये है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ। ठीक है, एक बात को मैं 3-4 दफ़ा रिपीट करूँगी तो तुम लोग को इस चीज़ का ये फ़ायदा में बैठी काफ़ी चीज़ें तुम लोग को याद हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन कुछ रह गया, कुछ समझ नहीं आया, यूएस हिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। डू आस्क मी सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आई वाज हैविंग सम इशू विद स्क्रीन शेयरिंग, तो आप थे नहीं, मैडम ईमान ने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, सो दैट मुझे थोड़ा देर से आना पड़ा। अच्छा, मुझे बता दो यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है। ठीक हो गया, टीना, सब क्लियर है। चलो, अच्छा आ जाओ ज़रा अपने यूएस हिस्ट्री पे। पेन तुम लोग के हाथ में, नोटबुक तुम लोग के सामने है, लिखना नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो तुम लोग ज़रा। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी तुम लोग को हिस्ट्री बताऊँगी। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री तुम लोग को बताऊंगी, तुम लोग को पता होना चाहिए अमेरिका है क्या, है कहाँ, एंड ऑल दैट। उसके बाद हम पहला टॉपिक तुम लोग को मैंने लिखवाया है प्योर हिस्ट्री में, एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, तो उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। सही है। अच्छा, पहली बात जो तुम लोग को पता ही होगी पहले के, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ए से स्टार्ट लेंगे कि अमेरिका बेसिकली क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, अमेरिका तुम लोग का एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, साउथ अमेरिका आ रहा है और सेंट्रल अमेरिका आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। ये अब अगर स्क्रीन शेयर हो जाती तो दैट वाज गुड, बट जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, दैट वाज गुड अगर स्क्रीन शेयर हो जाती, लेकिन चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं, आज की क्लास में प्रोसीड करते हैं। तुम लोग के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, फिर स्लाइड्स भी इंशाल्लाह बनेंगी और स्क्रीन शेयरिंग भी होगी। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की मैंने बात की कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, सेंट्रल अमेरिका आ रहा है और साउथ अमेरिका आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर तुम लोग का आ रहा है कनाडा, यूएस, अभी जो अमेरिका एग्जिस्ट कर रहा है उसकी मैं तुम लोग को अभी बता रही हूँ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ रहा है कनाडा, यूएस, साउथ अमेरिका के अंदर आ रहा है चिली, अर्जेंटीना वगैरह, और सेंट्रल अमेरिका के अंदर आ रहा है मैक्सिको वगैरह। ठीक है। अच्छा, जो काम की बात याद करने वाली ये है कि साउथ अमेरिका को आप लोग लैटिन अमेरिका भी कहते हो, साउथ अमेरिका को आप लोग लैटिन अमेरिका भी कहते हो। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड इसके साउथ अमेरिका में लैटिन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि भाई लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तुम लोग को पता होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर तुम लोग यूएस हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करिए तो 3 डेट्स तुम लोग को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, पहली 1492,
दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका डिस्कवर हुआ था 1492 में। ठीक है, 1492 दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका डिस्कवर हुआ था 1492 में। सेकेंड वन इज़ 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, ठीक है, दैट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और तीसरी डेट साथ ही लिख लो इसके कि 1783 जब अमेरिका आज़ाद हुआ। ठीक है, 1783 अमेरिका गॉट फ्रीडम। अच्छा, कहाँ से टीना, कहाँ से रिपीट करूँ? चलो स्टार्ट से तुम लोग को बता देती हूँ कि मैंने कहा है, सबसे पहले कहा है कि भाई अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, साउथ अमेरिका आ रहा है, सेंट्रल अमेरिका आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मैंने कहा कनाडा यूएस आ रहा है, साउथ अमेरिका में आपका चिली अर्जेंटीना वगैरह आ रहा है, और सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जो एक काम की बात मैंने यहाँ पे बोली थी वो यही थी कि साउथ अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका भी कहते हो। अच्छा, साउथ अमेरिका इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैटिन अमेरिका। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि भाई साउथ अमेरिका में लैटिन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद 3 डेट्स तुम लोग को मैंने बताई हैं हिस्ट्री के हवाले से। 1492 जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, ठीक है, 4 जुलाई 1776 जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया, और 1783 जब अमेरिका आज़ाद हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक मोस्टली लोग ये समझते हैं कि भाई 1776 में भी अमेरिका आज़ाद हो रहा है, 1783 में भी अमेरिका आज़ाद हो रहा है। तो व्हाट्स द इशू कि भाई हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया 1776 में, और 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। तो टेक्निकली आप देखो, अपने एग्जांपल लो। ठीक है, कि अब हम पाकिस्तान ने क्या किया भाई, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लाहौर रेजोल्यूशन दिया 1940 में, और भाई हमें आज़ादी मिली 1947 में। ठीक है, तो लाहौर रेजोल्यूशन में हम लोगों ने क्या कहा कि भाई हम इनके साथ मज़ीद नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1940 में ब्रिटिश ने हमें आज़ाद नहीं किया, 1947 में जाके उसने हमें आज़ाद किया। सेम इज़ द केस कि 4 जुलाई 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इन्होंने ये जो 13 कॉलोनीज़ थी, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, इन 13 कॉलोनीज़ ने कहा कि भाई हम लोगों को ना अब और ज़्यादा ब्रिटिश लेजेसी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन 1776 में क्या हुआ, ब्रिटिशों ने आज़ाद नहीं कर दिया, 1783 में जाके ब्रिटिश ने उससे आज़ाद किया उन 13 कॉलोनीज़ को। ठीक है, तो अब इन दोनों डेट्स के बारे में फ़र्क पता चल गया। ठीक है, अगर घुमा फिरा के कोई इस तरह का सवाल आ जाए 1776 और 1783 डेट्स के हवाले से, तो याद रखना कि 1776 दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि अमेरिका ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया, उन 13 कॉलोनीज़ ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया, लेकिन 1783 में क्या हुआ कि उन्हें आज़ादी मिल गई। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये तुम लोग को ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ, पूरा हम जो एक्सप्लोरेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके बाद तुम लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बाद क्या हुआ कि फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगीज़ और इन सब ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। ठीक है, और जो ब्रिटेन था वो बेसिकली लास्ट था जिससे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की साउथ अमेरिका में। ठीक है, इस बात पे भी एक पूरा 20 नंबर का सवाल आ चुका है कि भाई ब्रिटेन जो था वो उसने सबसे आखिर में अपनी कॉलोनीज क्यों इस्टेब्लिश की। ठीक है, तो इस पर भी हम पूरा वो आगे जब इसकी कॉलोनाइजेशन देखेंगे तो उस पर पूरा बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, 17 ओके, अच्छा, मैं बात करी थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की, और 1783 में जो जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तो 1776 में क्या हुआ कि 13 कॉलोनीज मर्ज हुई और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे दिया। ठीक है, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया जिसमें थॉमस जेफरसन, ठीक है, ये याद रखना एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दिया था, थॉमस जेफरसन ने दिया था। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दिया था, थॉमस जेफरसन ने, दैट वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। फिर रिपीट कर रही हूँ कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दिया था, थॉमस जेफरसन ने। कब दिया था, 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, अच्छा, बड़े मज़े की बात की उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कि उसने कहा कि भाई वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश लेजेसी। ठीक है, उसने कहा कि भाई वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश लेजेसी, कि हमें ये ब्रिटिश की हुकूमत और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होने वाली। पिछली वाली बात कि क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे ब्रिटिश ने उन्हें आज़ाद नहीं किया,
ठीक है, हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और देयर हैव बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन दीज 13 कॉलोनीज एंड ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा, ये जो जंगें थी ये 1783 तक चलती गई। 1783 में तुम लोग का क्या होता है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हो तुम लोग? ट्रीटी ऑफ पेरिस। अच्छा, कहाँ थे हम? हाँ, 1783 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तुम लोग कहते हो ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थी वो बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन थी। ठीक है, 1783 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है जिसे आप कह रहे हो ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ट्रीटी ऑफ पेरिस थी बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा, क्या था कि वो जो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, ठीक है, वहाँ पर फ्रांस की भी, ग्रेट ब्रिटेन की भी, पोर्टुगीज़ की भी और स्पेनिश की भी कॉलोनीज़ थी, लेकिन जो मैक्सिमम कॉलोनीज़ थी वहाँ पर वो ग्रेट ब्रिटेन की थी। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि बेसिकली हुआ कि क्यों एग्रीमेंट था? क्योंकि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के हालात मतलब उन दिनों में अच्छे नहीं चल रहे थे, काफ़ी क्लैशेस थे उनमें। ठीक है, अच्छा, जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को क्या बोला? उन्हें कहा कि भाई दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन। इसको लिख लो, दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन। ठीक है, so in future if there is any war if there is any war between France and Great Britain, you will not attack on these 13 colonies। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ तुम लोग को। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान, उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को क्या बोला? उन्हें कहा कि दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन, सो इन फ्यूचर इफ़ देर इज़ एनी वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन यू विल नॉट अटैक ऑन दीज 13 कॉलोनीज। ये लिख लिया तो मुझे बता दो। अच्छा, यहाँ तक तुम लोग को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, जब तक आंसर्स आते ला देना थोड़ा सा, इसी में ले। अच्छा, यहाँ तक रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या कहा कि भाई 1783 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस कहाँ, किसके दरमियान हुआ? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान हुआ। ठीक है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को क्या क्लियर किया कि भाई दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन, सो इन फ्यूचर इफ देर इज़ एनी वॉर बिटवीन फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन यू विल नॉट अटैक ऑन दीज 13 कॉलोनीज। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में क्या है कि भाई ये 13 कॉलोनीज अब मेरी मलकियत में नहीं रही, तो मुस्तकबिल में अगर कोई भी जंग होती है तो तुम लोग डायरेक्ट जो है ग्रेट ब्रिटेन पर अटैक करोगे, इन 13 कॉलोनीज़ को कुछ भी नहीं कहोगे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, जब ग्रेट ब्रिटेन ने ये कहा कि भाई दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन, तो क्या हुआ कि टेक्निकली अमेरिका आज़ाद हो गया। ये बात समझ आती है? जीनिया क्या रिपीट करूं? ये मेरे हाल में आप ये बोल रहे हो कि ये 13 कॉलोनीज़ वाला रिपीट करूं। ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि दीज 13 कॉलोनीज़ आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन, सो इन फ्यूचर इफ़ देर इज़ एनी वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन यू विल नॉट अटैक ऑन दीज 13 कॉलोनीज़। अच्छा, सुन लो मुझे, फिर अपने अल्फाज में लिख लो। वही बात है, उन्होंने कहा कि भाई ये 13 कॉलोनीज़ अब मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं रही। ये बात किसने कही? ग्रेट ब्रिटेन ने कही। किसको कही? फ्रांस को, कि भाई ये 13 कॉलोनीज़ मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं रही, तो अगर मुस्तकबिल में तुम्हारा मेरा कोई भी फड्डा हो जाता है, कोई भी जंग हो जाती है, तो तुम लोग इन 13 कॉलोनीज़ पे अटैक नहीं करोगे, तुम लोग डायरेक्ट मेरे से बात करोगे। ठीक है, ये बात समझ आती है कि उन्होंने कहा कि भाई 13 कॉलोनीज़ अब मेरी मलकियत में नहीं रही, मुस्तकबिल में कोई भी जंग होती है, कुछ भी होता है, तो तुम लोग डायरेक्ट मेरे से बात करोगे, डायरेक्ट मुझ पर अटैक करोगे, इन 13 कॉलोनीज़ को कुछ भी नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये जिन्हें यहाँ तक क्लियर हुआ है? अच्छा, जब ग्रेट ब्रिटेन ने ये कहा कि भाई ये 13 कॉलोनीज़ मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो अमेरिका टेक्निकली आज़ाद हो गया। ठीक है, जब मतलब आपके अम्मा बाप बोल दें कि भाई हम आपको घर से निकाल देते हैं, अब हमारा आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, दैट मीन्स कि आप टेक्निकली आज़ाद हो जाते हो।
सिमिलर इज़ द केस कि जब ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि भाई ये 13 कॉलोनीज अब मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी मलकियत नहीं है, तो अमेरिका टेक्निकली आज़ाद हो गया। ठीक है, ठीक हो गया टीना। अच्छा, जब कहा, अच्छा देखो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब आ रहा है, 1776 में। अमेरिका को आज़ादी कब मिल रही है, 1783 में। ये मतलब ये तो सब क्लियर हो गया ना कि 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ, 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया। किसने दिया? थॉमस जेफरसन ने दिया। क्या उसने कहा कि भाई वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश लेजेसी। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, 1783 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, ट्रीटी ऑफ पेरिस कह रहे हो उसे। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हो रहा है कि वो ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस से कह रहे हैं कि भाई दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अमेरिका टेक्निकली आज़ाद हो गया। अच्छा, यहाँ से जंप करो 1789 पे। 1789 में क्या हो रहा है, अच्छा 1789 में टीना अमेरिका की आज़ादी पे इतनी खुशी। अच्छा, 1789 में क्या हो रहा है कि अमेरिका में फ़र्स्ट प्रेसिडेंट आ रहा है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन आ रहा है भाई? जॉर्ज वाशिंगटन आ रहा है। 1789 में फर्स्ट प्रेसिडेंट आ रहा है अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि भाई 1783 में अमेरिका आज़ाद हो रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है 1789 में। ठीक है, बीच में कितना गैप है? 6 साल का। ठीक है, तो इस 6 साल में अमेरिका में क्या हो रहा है? आता है ना क्वेश्चन माइंड में कि 1783 में अमेरिका आज़ाद हो रहा है, पहला प्रेसिडेंट आ रहा है भाई 1789 में। ठीक है, तो 1783 से 1789 पूरे 6 साल बनते हैं। इन 6 साल में अमेरिका में हो क्या रहा है भाई? तो बेसिकली क्या हो रहा था 1783 और 1789 के दरमियान में? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हो रहा था। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, ये देखा जा रहा था कि भाई ये 13 कॉलोनीज़ जो हैं, जो वहाँ रह रही हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, एक साथ मिलके कैसे काम करेंगी, कैसे इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो रही थी? फ्यूचर प्लानिंग, कि हमें फ्यूचर में और क्या क्या करना है। ठीक है, 1783 में अमेरिका आज़ाद हो रहा है, 1789 में पहला प्रेसिडेंट आ रहा है, 6 साल के गैप में क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका का आइन बन रहा है। फिर देखा जा रहा है कि भाई ये 13 कॉलोनीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी। और तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि हाँ टीना यू आर राइट, मैसेज में ये आपका कमेंट लेट मिला बट यू आर राइट। अच्छा, और तीसरी चीज़ क्या आ रही है कि फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि इन 13 कॉलोनीज़ ने क्या किया, 6 साल बाद इन 13 कॉलोनीज़ ने मिलकर क्या किया कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन को अपना पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। जॉर्ज वाशिंगटन वॉर हीरो भी था और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका। जब हम इसकी अचीवमेंट्स पढ़ेंगे अलग से प्रेसिडेंट्स में, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को कोई भी टॉपिक ऐसे उसमें से नहीं करवा रही हूँ जो आउटलाइन मैंने तुम लोग को लिखवाई है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि तुम लोग को चीज़ों का पता हो। जब हम आगे जाएंगे तो मैं सिर्फ नाम लूँगी और तुम लोग के माइंड में आना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई थी। दैट वॉज ऑल एन ओवरव्यू। एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, सुन लो, जो कुछ लिखा हुआ है अपने पास वहाँ से देख लो कि बात मैंने शुरू की थी अमेरिका से। जो अभी प्रेजेंट अमेरिका है उसके बारे में तुम लोगों को बताया था कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे साउथ अमेरिका है, वहाँ पे सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आ रहे कनाडा यूएस, सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको, साउथ अमेरिका में चिली अर्जेंटीना वगैरह। ठीक, अच्छा साउथ अमेरिका को तुम लोग लेटिन अमेरिका भी कहते हो। क्यों कहते हो? लेटिन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आसान सी बात है। हिस्ट्री में 3 डेट्स हम लोगों ने देखी आज, बल्कि 4 देखी हैं। ठीक है, 1492 क्या हो रहा है? अमेरिका डिस्कवर हो रहा है। कौन डिस्कवर कर रहे हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका नाम क्यों दिया गया है बाद में देखेंगे सारी कहानी। ठीक, दूसरी बात की हम लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की 4 जुलाई 1776। ठीक है, 4 जुलाई 1776 क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन दे रहा है? थॉमस जेफरसन। क्या कह रहे हैं? वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश लेजेसी। ठीक है, तीसरी बात की हम लोगों ने 1783
क्या हो रहा है 1783 में? इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्या कहते हैं उस एग्रीमेंट को? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, किसके दरमियान हो रहा है? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्या कह रहे हैं फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस से कि भाई दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन, कि ये 13 कॉलोनीज मेरी मलकियत में नहीं है, फ्यूचर में कोई भी जंग हो जाती है तो तुम इन 13 कॉलोनीज पे अटैक नहीं करोगे। फ्रांस को कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जब फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन ये कह रहा है, नहीं ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को ये कह रहा है, तो अमेरिका टेक्निकली आज़ाद हो गया। ठीक है, अच्छा देख लिया, तीनों डेट्स को देख लिया। जो लास्ट वाली है वो 1789 में क्या हो रहा है? पहला प्रेसिडेंट आ रहा है यूएस में, जॉर्ज वॉशिंगटन नाम है उसका। अच्छा 1789 में टेक्निकली हमारी 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा 1783 और 1789 जो 6 साल का गैप, उसमें क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है। 13 कॉलोनीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगी, इकट्ठे काम कैसे करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एंड ऑल दैट। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो मुझे बता दो, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन पे बात कर लेते हैं। वी आर हैविंग 15 मिनट्स आई थिंक, तो मैं एक्सप्लोरेशन पे थोड़ा सा बात करूँगी और फिर तुम लोग से 2-3 सजेशंस भी लेनी है अगर तुम लोग क्लास में हो तो। तो तुम इन 13 कॉलोनीज पे अटैक नहीं करोगे। फ्रांस को कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जब फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन ये कह रहा है, नहीं ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को ये कह रहा है, तो अमेरिका टेक्निकली आज़ाद हो गया। ठीक है, अच्छा देख लिया, तीनों डेट्स को देख लिया। जो लास्ट वाली है वो 1789 में क्या हो रहा है? पहला प्रेसिडेंट आ रहा है यूएस में, जॉर्ज वॉशिंगटन नाम है उसका। अच्छा 1789 में टेक्निकली हमारी 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा 1783 और 1789 जो 6 साल का गैप, उसमें क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है। 13 कॉलोनीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगी, इकट्ठे काम कैसे करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एंड ऑल दैट। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो मुझे बता दो, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन पे बात कर लेते हैं। वी आर हैविंग 15 मिनट्स आई थिंक, तो मैं एक्सप्लोरेशन पे थोड़ा सा बात करूँगी और फिर तुम लोग से 2-3 सजेशंस भी लेनी है अगर तुम लोग क्लास में हो तो। चलो ठीक हो गया, क्लियर है जीनिया को। अच्छा तुम लोग के कमेंट्स मुझे साथ साथ रिसीव होते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन। अच्छा एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका, अब इसमें एक्सप्लोरेशन कॉलोनाइजेशन जब मैं बात करूँगी, ठीक हो गया टीना, तो इसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी वाली रिपीट होंगी जो अभी तक सारी कहानी मैंने तुम लोग को बताई है। ठीक है, तो मैं नाम लूँगी तो सारा तुम लोग के माइंड में आता जाएगा। अच्छा बात करते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं। अब मैप होता मेरे पास तो तुम लोग को आराम से समझ आ जानी थी, लेकिन चलो अब खुद से ही अपनी फनकारियाँ करते हैं थोड़ी सी कि अगर अमेरिका का मैप बनाना आता है, वर्ल्ड मैप किसी को बनाना आता है तो बना लो, नहीं तो पेपर के ईस्ट पे साइबेरिया लिख लो। थैंक यू सो मच टीना। अच्छा पेपर की ईस्ट पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बना लोगे ना, वो तो पता है ना, ऊपर नॉर्थ आना है, नीचे साउथ आना है, इस साइड पे क्या कहते हैं इसको, राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। ठीक है, ये बना लो जल्दी से। ठीक है, अच्छा जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे तुम लोग साइबेरिया बना लो, एक्सट्रीम नॉर्थ पे साइबेरिया छोटा सा करके लिख लो साइबेरिया, और जो एक्सट्रीम वेस्ट पे अलास्का लिख लो, ALASCA अलास्का। अच्छा थोड़ा सा मसला होगा इसमें, लेकिन मैं कल तुम लोगों से शेयर करूँगी तो समझ आ जाएगा अच्छे से, लेकिन अभी बस सुन लो इन चीज़ों को। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हो गया ना, वो तो ठीक है सबके। अच्छा एक्सट्रीम नॉर्थ पे मैंने कहा साइबेरिया बना लो,
और एक्सट्रीम वेस्ट पे अलास्का बना लो, ALASCA अलास्का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तुम लोग को मैंने साइबेरिया बनवाया है, अब मैं एक्सप्लोरेशन की बात करूँगी तो हम सही स्टार्ट से बात करेंगे कि स्टार्ट से अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, रेड इंडियंस पे जाएंगे, वहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो तुम लोग को याद करने वाली है वो ये कि साइबेरिया जो थी वो रशियन टेरिटरी थी, एक्सट्रीम नॉर्थ पे। साइबेरिया रशिया के ऊपर आ रहा है, तो दैट्स वाई साइबेरिया क्या था, रशियन टेरिटरी थी एक्सट्रीम नॉर्थ पे। बिल्कुल स्टार्ट में मैं जा रही हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पे साइबेरिया क्या थी, रशियन टेरिटरी थी एक्सट्रीम नॉर्थ पे, ठीक है। अच्छा, जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली क्या क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि 50,000 साल पहले क्या होता था कि जो एशियंस थे ना, कुछ जो रेजिडेंट्स ऑफ एशिया थे, जिन्होंने आप एशियंस कह रहे हो, वो नोमेड्स थे, यानी कि इंडियंस थे, ठीक है। अच्छा, ये पूरी स्टोरी है, स्टोरी टाइप सुनोगे मज़ा भी आएगा और आराम से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। ये जो इंडियंस थे, ये इन्होंने क्या किया कि ये इंडिया से मूव करके साइबेरिया चले गए। नोमेड्स थे, खाना बदोश थे, घूमना फिरना था इनका पर्पस। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये इंडिया से इन लोगों ने ट्रैवल किया साइबेरिया पहुंच के, ठीक है। साइबेरिया उस वक्त क्या माना जाता था, उस वक्त ये साइबेरिया अलास्का सब एक ही माना जाता था, ठीक है। तो क्या था कि मतलब वहाँ ना लैंड ब्रिज था बिटवीन साइबेरिया और अलास्का, ठीक है। साइबेरिया और अलास्का के दरमियान में एक लैंड ब्रिज एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उस लैंड ब्रिज का कोई नाम भी था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, मुझे याद करवा देना, कल की क्लास में गूगल करके तुम लोग को बता दूंगी, ठीक है। साइबेरिया और अलास्का के दरमियान में एक लैंड ब्रिज एग्जिस्ट करता था। उस लैंड ब्रिज के थ्रू क्या किया कि भाई कुछ लोगों ने ट्रैवल किया अलास्का में, और वो आके अलास्का में रहने लग पड़े, ठीक है। उस वक्त पानी नहीं था, साइबेरिया और अलास्का के दरमियान में एक लैंड ब्रिज एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि साइबेरिया से कुछ लोगों ने मूव किया। किन लोगों ने मूव किया, वो जो मैं बता रही थी कि नोमेड्स थे, इंडियंस थे, जो इंडिया से साइबेरिया उन्होंने पहले ट्रैवल किया, फिर साइबेरिया से मूव करके अलास्का चले गए। अच्छा, जब वो अलास्का पहुंचे तो उन बेचारों की किस्मत ख़राब थी कि क्या हुआ कि भाई वो आइस मेल्ट हो गई, आइस ब्रेकेज, वो जो सारा सीन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। तो जिसको आप मेल्टिंग ऑफ आइसेज भी कहते हो, आइस ब्रेक हुआ, और क्या हुआ कि अलास्का और साइबेरिया अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है? क्या तुम लोग को मैंने बताया कि इंडियंस ने मूव किया इंडिया से साइबेरिया, साइबेरिया और अलास्का के दरमियान लैंड ब्रिज था, तो साइबेरिया से अलास्का मूव करके, ठीक है। जब वो मूव कर गए तो आइस मेल्ट हो गई, और वो आइस ब्रेकेज जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अलास्का और साइबेरिया अलग अलग हो गए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसी वजह से क्या होता है कि आप जो कहते हो कि जो इंडियंस थे वो पहले थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, ठीक है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट अमेरिकन जो थे वो इंडियंस थे, इसलिए जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनको आप रेड इंडियंस भी कहते हो। आगे हिस्ट्री में आप काफ़ी रेड इंडियंस पढ़ोगे तो आप रेड इंडियंस भी, हाँ नुशाबा, लैंड ब्रिज एग्जिस्ट कर रहा था अलास्का और साइबेरिया के बीच में, ये मैंने बताया तुम लोगों को कि लैंड ब्रिज, उस लैंड ब्रिज का अब नाम मैं भूल गई हूँ, तुम लोग को गूगल कर दूंगी कल, लेकिन वो लैंड ब्रिज एग्जिस्ट कर रहा था अलास्का और साइबेरिया के दरमियान में। वो लैंड ब्रिज ब्रेक हो गया, आइस मेल्ट, वो जो भी हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो तुम लोग का होता है, वो आइस मेल्ट हुआ, लैंड ब्रिज ब्रेक हुआ, और अलास्का और साइबेरिया अलग हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो अलास्का और साइबेरिया की पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि वो ये आप कहते हो अमेरिकन इंडियंस, अच्छा, बेरिंग स्ट्रेट क्रॉसिंग कुछ इसी तरह का होगा किंजार, चलें फिर भी मैं देख लूँगी, ठीक है। तो इस पूरी कहानी का पर्पज़ ये था कि आप कहते हो कि अमेरिकन नेटिव जो है वो रेड इंडियंस भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, द रीज़न बिहाइंड मैंने तुम लोग को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो वहाँ पे साइबेरिया से ट्रैवल किया अलास्का आके उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो 1000 साल गुजर गए, उसके बाद सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस अकर्ड, ठीक है। सिविलाइजेशन डेवलप हुई, कुछ सिविलाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ही लोग ज़रा रैशनल होना शुरू पड़े, घर बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, अपने टूल्स बनाए, विलेजेस बनाए, कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है।
ट्राइब्स बनाए उन लोगों ने, ट्राइब्स बनाए तो ऑब्वियसली ट्राइबल हेड्स बना लिए, लीडर्स बना लिए अपने, ठीक है। उससे पहले तो वो नोमेड्स थे ना, खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, बाद में थोड़े से रैशनल हो गए, अपने घर बना लिए, विलेजेस बना लिए, ट्राइब्स बना लिए, ट्राइबल हेड्स बना लिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही क्या हुआ कि सोशल और कल्चर सिस्टम भी डेवलप हो गया, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम भी डेवलप हो गया, सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी इमर्ज हुई, ठीक है, और लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए, अपने खुदा बना लिए एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं बात कर रही थी सिविलाइजेशंस की कि क्या हुआ कि सिविलाइजेशंस भी डेवलप हुई थी। जो पहली आपकी अमेरिकन सिविलाइजेशन थी वो माया सिविलाइजेशन थी, MAYAS, ठीक है, माया सिविलाइजेशन, ठीक है। माया सिविलाइजेशन क्या थी कि पहली अमेरिकन सिविलाइजेशन थी। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अगर आ जाता है MCQ के पहली अमेरिकन सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो यू शुड नो कि माया सिविलाइजेशन। अच्छा, अब माया सिविलाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि दे वर गुड इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में ये लोग काफ़ी अच्छे थे, और इन लोगों ने अपना माया कैलेंडर भी बनाया था जो 2012 में ख़त्म हो गया था, और दैट वाज ऑब्वियसली अमित के 2012 में क़यामत आने वाली है, ठीक है। तो वो जो जितनी भी बातें थी वो माया कैलेंडर के अकॉर्डिंगली थी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी इन लोग की अच्छी थी, दैट्स वन अपना कैलेंडर बनाने का कि भाई 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी कुछ ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि इनका आर्किटेक्चर अच्छा था, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज इन लोगों को था, और एक और बात कि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे, ठीक है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे। इनका अपना एक सोशल स्ट्रक्चर था, कल्चरल नॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी, इनका अपना एक रिलीजन था, ठीक है। और ख़ास बातों में एक और ख़ास बात कि इनको पेट्रोग्राफी भी आती थी, पेट्रोग्राफी, PETROGRAPHY। पेट्रोग्राफी बेसिकली आप कहते हो ये जो आप पत्थरों पे लिखते हो, वो जो नक्शो नगार बनती है और पत्थरों पे आप लिखते हो, दैट इज़ पेट्रोग्राफी, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो माया सिविलाइजेशन के बारे में कि माया सिविलाइजेशन पहली अमेरिकन सिविलाइजेशन थी, एस्ट्रोनॉमी में ये लोग अच्छे थे, और अपना इन लोगों ने माया कैलेंडर डेवलप किया था जो 2012 में ख़त्म हो गया था। आर्किटेक्चर इन लोगों का अच्छा था, आर्किटेक्चर जानते थे, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज था इन लोगों के पास, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे, सोशल स्ट्रक्चर था इन लोगों का, कल्चरल नॉर्म्स थे, अपना रिलीजन था इन लोगों का, और पेट्रोग्राफी भी इन लोगों को आती थी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि अपने राइज के दौरान इन लोगों ने कल्चरल नॉर्म्स को डेवलप किया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि माया सिविलाइजेशन का जब डाउनफॉल हुआ तो एस्टिक सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। अच्छा, माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ था, कुछ इंटरनल क्लैशेस थे इनमें, ठीक है, कुछ इंटरनल क्लैशेस की वजह से कुछ जंगें हो गई थी, कुछ बीमारियां ऐसी इन लोगों को लग गई थी जिसकी वजह से माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, जब माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ, ये हम सारी 1492 से पहले वाली कहानियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1492 से पहले वाली सारी कहानियाँ ये कि 1492 से पहले जो लोग वहाँ रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, क्या था सबसे, ठीक है। अच्छा, जब माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ तो एस्टिक सिविलाइजेशन इमर्ज हुई, AZTEC, एस्टिक, ठीक है। माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ तो एस्टिक सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। अच्छा, एस्टिक सिविलाइजेशन का क्या था कि ये, अच्छा तुम लोग बता दो मुझे साथ ही कि माया क्लियर हो गई तो फिर एस्टिक को स्टार्ट करूँ। जब माया सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ, एंड हुआ, जो भी हुआ, एस्टिक सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। एस्टिक सिविलाइजेशन जो माया सिविलाइजेशन से थोड़ी एडवांस थी, किस सेंस में एडवांस थी, कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली, ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में भी आप कह सकते हो कि ये एडवांस थी, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक ठीक। अच्छा, अब ये जो एस्टिक सिविलाइजेशन थी ये लोग कहाँ पे सेटल हुए, ये मैक्सिकन रीजन पे। मैक्सिकन रीजन कहाँ बताया तुम लोगों को मैंने अभी, कौन से वाले अमेरिका में आ रहा है, जल्दी से बता दो, मैक्सिकन रीजन कौन से अमेरिका में आ रहा है। अभी सबसे पहले मैंने यही बात की थी,
बता दो, मैं वेट कर रही, मैं नहीं बता रही कि कहाँ पे मैक्सिकन रीजन, ठीक है। अच्छा, उनके पास क्या था कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का नॉलेज था, ठीक है। लेकिन उनकी जो खामी में एक बात आती है कि उनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी अपनी। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे ये लोग भी, और माया और एस्टिक की कुछ कुछ बातें सेम है, ठीक है। माया की सारी बातें एस्टिक में आएंगी, सिर्फ तुम लोग ये कहोगे कि वो माया से थोड़े से एडवांस थे, कल्चरली एडवांस थे, पॉलिटिकली एडवांस थे, और ठीक हो गया टीना। अच्छा, पॉलिटिकली और कल्चरली एडवांस थे, सोशली एडवांस थे, और इकोनॉमिक टर्म्स में भी कुछ बेहतर थे माया से, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने बताया कि उनके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज था, इंडस्ट्री का नॉलेज था, कॉमर्स का नॉलेज था, और जो एक लूप होल था वो ये था कि भाई उनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम लोगों को साउथ, अच्छा साउथ अमेरिका में किसने बोला कि, अच्छा ये साउथ अमेरिका वाले ज़रा चेक करें, मैंने साउथ अमेरिका में लिखवाया आप लोगों को मैक्सिकन रीजन। अच्छा, उनके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज था, इंडस्ट्री का था, कॉमर्स का था, और ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स आप क्या करते हो कि टॉल्टिक सिविलाइजेशन को इसी के साथ एस्टिक के साथ ही लिखते हो, टॉल्टिक से एस्टिक एक ही बात है, ठीक है। TOLTICS, ठीक है। अगर टॉल्टिक्स के लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, उसको एस्टिक में ही डाल देना, ठीक है। TOLTICS, ठीक है। नहीं सालिहा, मेरी वीडियोस डिलीट नहीं होती, यहाँ ही पड़ी होंगी, आप बाद में देख लेना। अच्छा, एंड पे एक बात जो काम की बता दी मैंने, वो ये थी कि टॉल्टिक्स, TOLTICS, टॉल्टिक्स को आप एस्टिक के साथ ही लिखते हो, सब करेक्टरिस्टिक्स सेम है, हर चीज़ सेम है दोनों की, तो कहीं टॉल्टिक्स लिखा हो तो मत कंफ्यूज हो जाना, टॉल्टिक्स एस्टिक एक ही बात है, ठीक हो गया सर असलान। एस्टिक वो सेंट्रल में ही है। अच्छा, आप भी बैठ के सुन रहे हैं मेरा लेक्चर। अच्छा, जब एस्टिक का फॉल हुआ तो इनका सिविलाइजेशन का राइज हुआ, ठीक है। एस्टिक का फॉल क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दो कहानी को, बस काम काम की बातें नोट डाउन कर लो कि जब एस्टिक का फॉल हुआ तो इनका सिविलाइजेशन का राइज हुआ, INCAS। अब कौन इसे कैसे प्रोनाउंस करता है उस पर है, ठीक है। मैं इसको इनकास बोल रही हूँ, ठीक है, INCAS, ठीक है। इनकास सिविलाइजेशन राइज हुई। अच्छा, जो इनका सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही थी कि भाई ये वेल ऑर्गेनाइज थे, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल सिस्टम था, ठीक है। और इनका सिविलाइजेशन जो थी वो चिली अर्जेंटीना में जाके तो सेटल हुई, और चिली अर्जेंटीना कहाँ है ये तुम लोग मुझे बताओगे, कौन से वाले अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, सिविलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ठीक है। पहली बताई माया सिविलाइजेशन, फर्स्ट अमेरिकन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में ये लोग अच्छे थे। माया कैलेंडर 2012 में जो ख़त्म हो गया था वो इसमें आता है, ठीक है। फिर मैंने बात की कि इनको आर्किटेक्चर आता था, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज था इन लोग के पास, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे, सोशल स्ट्रक्चर था, जो भी था सब कुछ तुम लोग के पास रिटन है, देखो तुम लोग, ठीक है। और पेट्रोग्राफी, लेट मी, यस टीना, इट्स साउथ, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बात की कि भाई पेट्रोग्राफी भी आती थी माया को, माया सिविलाइजेशन को पेट्रोग्राफी भी आती थी। दूसरी बात की मैंने कहा भाई माया सिविलाइजेशन का भाई डिक्लाइन हो गया, क्यों हो गया? इंटरनल क्लैशेस थे, वॉर्स थी, कुछ उनमें वॉर्स हो गई थी, डिजीज़ थे एंड ऑल दैट। माया का डाउनफॉल हुआ तो भाई एस्टिक इमर्ज हो गई। एस्टिक जो थी सारी माया वाली कहानी बीच में डालोगे, बस ये बता दोगे कि भाई थोड़ी सी एडवांस थी माया से। मैक्सिकन रीजन में सेटल हुई, जो कि कहाँ पे था? सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। हाँ अनुशाबा, साउथ, ठीक हो गया। अच्छा, एस्टिक की बात कर रही हूँ कि मैक्सिकन रीजन में सेटल हुई, जो कि कहाँ पे था? सेंट्रल अमेरिका में था, ठीक है। अच्छा, एस्टिक के पास एग्रीकल्चर का नॉलेज था, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का नॉलेज था। लूप खोले कि इनके पास था कि भाई इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी। एस्टिक और टॉल्टिक्स आप एक ही कहते हो, एक ही सिविलाइजेशन के दो नाम है, एस्टिक एंड टॉल्टिक्स, ठीक हो गया। एस्टिक का फॉल हुआ, इनकास का राइज हो गया। इनकास वेल ऑर्गेनाइज थी, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था। जो याद करने वाली बात है कि वो कहाँ सेटल हुई थी? साउथ अमेरिका में, जिसमें चिली अर्जेंटीना वगैरह आते हैं, ठीक हो गया। जीनिया साउथ ही है, ठीक हो गया। अच्छा, जब इनका सिविलाइजेशन का डाउनफॉल होता है तो हम 15वीं 16वीं सेंचुरी में, नहीं, इनका सिविलाइजेशन का जब डाउनफॉल होता है तो
वो अमेरिका में जो थी डार्क एजेस, यूरोप में जो डार्क एजेस थी वो वाला टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। जब इनका सिविलाइजेशन का डाउनफॉल होता है तो आप 15वीं-16वीं सेंचुरी में इंटर हो जाते हो। ये मेरे पास आई थिंक नहीं लिखा हुआ कि माया कहाँ सेटल हुई है। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने क्यों इस पर फोकस नहीं किया। हाँ, माया की मेरे पास नहीं है। वेयर माया सेटल, लेट मी गूगल। जब तक तुम लोग एक नज़र देख लो कि कुछ नहीं क्लियर तो पूछ लो। कोई इन्फॉर्मेशन गूगल इस तरह की प्रोवाइड नहीं करा अभी तक, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, फिर इस चीज़ को देख लेते हैं। 2-3 चीज़ें जो तुम लोग को साथ साथ बताती हूँ उसको नोट डाउन कर लिया करो, फिर मुझे अगली क्लास में याद करा दिया करो कि इस चीज़ को हम लोग ने डिस्कस करना था। अच्छा, मैंने कहा कि जब इनका सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ तो हम 15वीं-16वीं सेंचुरी में इंटर हो गए, यानी 1400 ऑनवर्ड्स हम इंटर हो गए, और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा वो सारा सीन जो अमेरिका डिस्कवर हुआ एंड ऑल दैट। यहाँ तक क्लियर है तो तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करा दूँ। अच्छा, जो ये जो जितनी भी कहानी हो रही थी ना, ये अमेरिका में उस साइड पे हो रही थी, अमेरिका के साइड पे हो रही थी। अब हम यूरोप में आते हैं। अमेरिका और यूरोप उस वक्त अलग अलग था, मतलब कोई कंटेक्ट नहीं था दोनों के दरमियान में। अमेरिका में अलग ही चीज़ें हो रही थी, सिविलाइजेशन हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, और यूरोप वाले अलग रह रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि अमेरिका भी एग्जिस्ट करता है एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, 15वीं सेंचुरी में, अच्छा देखो, अब मैं यूरोप में आ गई हूँ, ठीक है। मैंने पहले सारी तुम लोग को अमेरिका की कहानी सुनाई कि कैसे वो अलास्का में लोग चले गए, वहाँ रहना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका जो अब की हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है डिवाइड हुए, फिर कैसे सिविलाइजेशन इमर्ज हुई, कहाँ कहाँ इमर्ज हुई, ऑल दैट, ठीक है। वापस आ जाओ ज़रा यूरोप पे कि यूरोप में क्या हो रहा था। अच्छा, 15वीं सेंचुरी से पहले क्या था कि यूरोप जो था वो डार्क एजेस में रह रहा था, ठीक है। प्रायर टू 15th सेंचुरी बात कर रही हूँ। अब वहाँ तक सारी 15th सेंचुरी की कहानी तो तुम लोग को मैंने सुनाई है ना। अब यहाँ की देख लो कि 15th सेंचुरी से पहले क्या हो रहा था कि यूरोप जो था वो डार्क एजेस में रह रहा था, ठीक है। पूरी दुनिया में आजकल सोसाइटी में जितने भी ईवल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टेरियनिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज़म हो गया, इंटॉलरेंस हो गया एंड ऑल दैट, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें थी ये एग्जिस्ट करी थी यूरोपियन सोसाइटी में। प्रायर टू 15th सेंचुरी बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जो यूरोपियन सोसाइटी थी ना वो 3 सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी पे बेस करती थी। 3 सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी पे बेस करती थी, ठीक है। 3 सेक्ट्स से क्रिश्चियनिटी के। पहला ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। सेकेंड वन वॉज कैथोलिक, CATHOLIC, कैथोलिक, CATHOLIC, कैथोलिक। एंड द लास्ट वन वॉज प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, PROTESTANTS। ठीक हो गया जीनिया, जीनिया ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और हाँ, ठीक हो गया जीनिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना तुम लोग भी। डिटेल्ड है लेकिन बस याद रख लेना कि नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका जो भी ये लिखा हुआ है वहाँ से देख के, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोग को कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो 3 सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी पे बेस करी थी। वो 3 सेक्ट्स कौन कौन से थे? ऑर्थोडॉक्स थे, कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स मतलब इतने कोई फसादी बंदे नहीं थे, उनको साइड पे कर दो। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की बात करते हैं। कैथोलिक जो थे उनका व्यू ये था कि भाई जो चर्च ऑफ रोम है ना वो एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। एपिसेंटर, EPICENTER, ठीक है। एपिसेंटर जिसका मतलब होता है मरकज़, ठीक है। जैसे
हम लोग मक्का मदीना को बहुत मानते हैं, तो दैट्स पे वो लोग मतलब कहते थे कि भाई चर्च ऑफ रोम ही जो है ना वो एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी है। कैथोलिक का क्या व्यू था भाई कि चर्च ऑफ रोम इज़ द एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट्स क्या कहते थे कि भाई देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन क्रिश्चियनिटी, दैट चर्च ऑफ रोम इज़ द एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। आसान अल्फाज में कैथोलिक क्या कहते थे कि भाई क्रिश्चियनिटी का मरकज़ और महवर जो है वो चर्च ऑफ रोम ही है। और प्रोटेस्टेंट्स कहते थे कि भाई क्रिश्चियनिटी में कोई इस तरह की कोई हदूद नहीं है कि चर्च ऑफ रोम ही एपिसेंटर है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। अच्छा, जो कैथोलिक थे वो हार्ड लाइनर थे और वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो लिबरल से सॉफ्ट से बंदे थे। अच्छा अच्छा, अब दोनों में मतलब बेसिक मसला क्या था? कैथोलिक कह रहे थे कि भाई चर्च ऑफ रोम इज एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट कह रहे थे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोनों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हो क्या रहा था बेसिकली कि 1648 से पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिक्स में ना रिलीजन का काफ़ी अच्छा रोल होता था, काफ़ी बड़ा रोल होता था। 1648 से पहले रिलीजन का काफ़ी बड़ा बड़ा रोल होता था पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो जो आपका हेड होता था चर्च, या चर्च का हेड जिसे आप पोप कहते हो, ठीक है, वो बेसिकली क्या था कि उससे कोई सब कुछ माना जाता था और वो उसके अल्फाज जो थे वो आखिरी अल्फाज माने जाते थे, ठीक है। तो अगर आप ये मान लेते हो, क्या मैंने बताया कि 1648 से पहले क्या हो रहा था कि रिलीजन का काफ़ी अच्छा रोल था आपके पॉलिटिक्स में, बड़ा रोल था, मेजर रोल था। और अगर आप ये बात मान लेते हो कि भाई चर्च ऑफ रोम जो है वो क्रिश्चियनिटी का एपिसेंटर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरे रोम को, मतलब पूरी क्रिश्चियनिटी को चर्च ऑफ रोम ही हैंडल करेगा, पूरी क्रिश्चियनिटी को चर्च ऑफ रोम ही देखेगा। यहाँ तक समझ आती है? अच्छा, ये मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि जो 15 सेंचुरी से पहले जो यूरोप डार्क एजेस में रह रहा था, तो उसकी बेसिक पर्पस क्या थी। उस क्या हुआ कि देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा जंगें भी हुई उसी वजह से, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं लिंक करूँगी कॉलोनाइजेशन के साथ, ठीक है, वो मैं बाद में लिंक करूँगी। पहले एक और चीज़ देख लो, इस कंसेप्ट को मैं कॉलोनाइजेशन के साथ अच्छे से लिंक करूँगी। बस यहाँ तक याद रख लो कि देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड भी अभी हम वही वही सारा एरा चल रहा है, वही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त में क्या हुआ कि मुसलमानों के दो बड़े कैपिटल्स थे, पता होंगे तुम लोगों को, कमेंट कर दो अगर पता है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे क्या था कि मुसलमानों के दो बड़े कैपिटल्स थे। स्पेन जो यूरोप में था, टर्की जो एशिया में था। स्पेन जो यूरोप में था और टर्की जो एशिया में था, ठीक है। अच्छा, जो 15th सेंचुरी का पूरा टाइम पीरियड है ना, आप उसे क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज में रिकन्क्वेस्टा भी कहते हो, ठीक है। रिकन्क्वेस्टा, RECONQUEST है, ठीक है, रिकन्क्वेस्टा, ठीक है। रिकन्क्वेस्टा दैट मीन्स दोबारा फतह करना, ठीक है।
काफ़ी बड़ा रोल होता था। 1648 से पहले रिलीजन का काफ़ी बड़ा बड़ा रोल होता था पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो जो आपका हेड होता था चर्च, या चर्च का हेड जिसे आप पोप कहते हो, ठीक है, वो बेसिकली क्या था कि उससे कोई सब कुछ माना जाता था और वो उसके अल्फाज जो थे वो आखिरी अल्फाज माने जाते थे, ठीक है। तो अगर आप ये मान लेते हो, क्या मैंने बताया कि 1648 से पहले क्या हो रहा था कि रिलीजन का काफ़ी अच्छा रोल था आपके पॉलिटिक्स में, बड़ा रोल था, मेजर रोल था। और अगर आप ये बात मान लेते हो कि भाई चर्च ऑफ रोम जो है वो क्रिश्चियनिटी का एपिसेंटर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरे रोम को, मतलब पूरी क्रिश्चियनिटी को चर्च ऑफ रोम ही हैंडल करेगा, पूरी क्रिश्चियनिटी को चर्च ऑफ रोम ही देखेगा। यहाँ तक समझ आती है? अच्छा, ये मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि जो 15 सेंचुरी से पहले जो यूरोप डार्क एजेस में रह रहा था, तो उसकी बेसिक पर्पस क्या थी। उस क्या हुआ कि देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा जंगें भी हुई उसी वजह से, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं लिंक करूँगी कॉलोनाइजेशन के साथ, ठीक है, वो मैं बाद में लिंक करूँगी। पहले एक और चीज़ देख लो, इस कंसेप्ट को मैं कॉलोनाइजेशन के साथ अच्छे से लिंक करूँगी। बस यहाँ तक याद रख लो कि देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड भी अभी हम वही सारा एरा चल रहा है, वही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त में क्या हुआ कि मुसलमानों के दो बड़े कैपिटल्स थे, पता होंगे तुम लोगों को, कमेंट कर दो अगर पता है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे क्या था कि मुसलमानों के दो बड़े कैपिटल्स थे, स्पेन जो यूरोप में था, टर्की जो एशिया में था। स्पेन जो यूरोप में था और टर्की जो एशिया में था, ठीक है। अच्छा, जो 15th सेंचुरी का पूरा टाइम पीरियड है ना, आप उसे क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज में रिकन्क्वेस्टा भी कहते हो, ठीक है। रिकन्क्वेस्टा, RECONQUEST है, ठीक है, रिकन्क्वेस्टा, ठीक है। रिकन्क्वेस्टा दैट मीन्स दोबारा फतह करना, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, उसका आगे पर्पस भी बताती हूँ, रिकन्क्वेस्टा क्यों कहते हैं। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था, जो मैंने तुम लोगों को बताया कि दो कैपिटल से, स्पेन यूरोप में, टर्की एशिया में, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई क्रिश्चियनिटी जब डार्क एजेस से बाहर आई, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की जंगों से बाहर आई, जब थोड़ी बहुत उन्हें अकल आई, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि भाई आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रा बाकी दुनिया को भी देखेंगे हो क्या रहा है, ठीक है। जब बाकी दुनिया को उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों ने यूरोप में अपना कैपिटल जो बनाया है स्पेन, ठीक है, वो उन्होंने तलवार के ज़ोर पे बनाया है, ठीक है। मुसलमानों में मतलब कोई बात नहीं थी, बस उन्हें तलवार के ज़ोर पे अपना कैपिटल बनाया। तो नाउ इट्स द टाइम टू वेक अप, ठीक है। और मुसलमानों ने हमसे हमारी टेरिटरीज छीनी है, तो अब वक्त है कि हम यूनाइट हो जाएं और मुसलमानों से अपनी टेरिटरीज वापस लें, ठीक है। तो यहाँ से मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ था, जो हिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या मैंने बात की कि जब क्रिश्चियनिटी डार्क एजेस से बाहर आई, ठीक है, तो थोड़ा सा जागे उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने भाई हमारी टेरिटरीज हमसे छीन ली हैं और भाई तलवार के ज़ोर पे छीन ली हैं। तो अब टाइम है कि हमें यूनाइट होना है और हम लोगों ने मुसलमानों से अपनी टेरिटरीज वापस लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसीलिए इसको रिकन्क्वेस्टा का मतलब क्या है, दोबारा फतह करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिकन्क्वेस्टा भी कहते हैं क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज में, हो गया। एक और बात याद रखो कि 15th सेंचुरी को आप एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहते हो, एज ऑफ रेनेसांस, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ डिस्कवरी, कुछ भी कह लो, ठीक है।
15 सेंचुरी को क्या कह रहे हो, एज ऑफ रेनेसांस कह रहे हो, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड ऑल दैट, ठीक है। सब कुछ जो भी हुआ 15 सेंचुरी में ही हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये जो रिकन्क्वेस्ट था ये कहाँ पे प्रिवेल कर रहा था, ये यूरोप में, स्पेन में प्रिवेल कर रहा था, ठीक है। जब यूरोप डाके जिससे बाहर आया तो उसने ये सारा कुछ देखा और फिर रिकन्क्वेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड ऑल दैट, ठीक है। एक्सप्लोरेशन की बात करी हूँ ना कि अमेरिका एक्सप्लोर कैसे हुआ, तो पहले यूरोप की बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे विच लेड देम टू डिस्कवर अमेरिका, ठीक है। अच्छा, जब ये रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट चली स्पेन में, यूरोप में, तो टर्की जो कि एशिया में था, ठीक है, उससे ये डर बैठ गया कि ये रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट जो है, ये यूरोप से चलेगी और एशिया में आ जाएगी, टर्की में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आईआर के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि आईआर के लैंग्वेज में डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, DOMINO, ठीक है, डोमिनो इफेक्ट। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट जो है वो एक एरिया से फ्लो करके दूसरे एरिया में चली जाए। रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट ही थी ना, तो मैंने डोमिनो इफेक्ट की बात की कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मूवमेंट एक एरिया से फ्लो करती है और दूसरे एरिया में चली जाती है, ठीक है। आप इसको क्या कहते हो? डोमिनो इफेक्ट कहते हो, ठीक है। बाद में क्या कर रही थी कि रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट स्टार्ट हुई यूरोप में, एशिया को डर पड़ गया कि भाई ये रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट यूरोप से शुरू होगी तो एशिया को भी हिट करेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ का हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट जो है वो यूरोप से एशिया में ना आ सके। अच्छा, देखो पहले कि बेसिकली डोमिनो इफेक्ट पॉसिबल क्यों था, कि ऐसा क्यों मुमकिन था कि यूरोप से रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट एशिया में आ जाती। हो क्या रहा था कि मैप आप देखोगे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यूरोप ऊपर है, एशिया स्लोप में नीचे है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया जो थे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, दे बोथ वर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैसे इंटरडिपेंडेंट थे कि यूरोप का जो क्लाइमेट था ना वो एग्रीकल्चर को सूट नहीं करता था, ठीक है। यूरोप में आप कुछ भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, जो एशिया का क्लाइमेट था वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा ही अच्छा था। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड के ब्रिटिश ने भी एशिया में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, क्या बात की मैंने कि यूरोप और एशिया एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। क्यों इंटरडिपेंडेंट थे? कि यूरोप का क्लाइमेट एग्रीकल्चर को सूट नहीं कर रहा था, ठीक है, और एशिया का क्लाइमेट एग्रीकल्चर को सूट कर रहा था। हो क्या रहा था कि यूरोप जो था वो एशिया के लिए बड़ी अच्छी मार्केट था। एशिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूरोप को सप्लाई करता था। सिमिलरली जो था वो एशिया यूरोप को कैसे हेल्प कर रहा था कि उसकी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफिल कर रहा था, ठीक है। यूरोप एशिया को पैसे दे रहा था, एशिया यूरोप को फूड दे रहा था, ठीक है। समझ आ रही है कैसे इंटरडिपेंडेंट थे कि यूरोप का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कुछ भी है यूरोप के पास नहीं था, तो एशिया उसकी फूड इनसिक्योरिटी को फुलफिल कर रहा था यूरोप की, और बदले में यूरोप एशिया को क्या दे रहा था? पैसे दे रहा था, ठीक है। उनकी मनी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था, कह सकते हो। अच्छा, देयर हैड बीन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया सिंस लॉन्ग। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रही थी यूरोप और एशिया के दरमियान में, ट्रेड एंड कॉमर्स 3 तरह से हो सकती है, 3 रूट्स हैं, ठीक है। बाय एयर कर सकते हो आप, बाय लैंड कर सकते हो और बाय सी कर सकते हो। इसी कंसेप्ट के साथ ख़त्म करूँगी, थोड़ा सा बस देख लो। बाय एयर कर सकते हो, बाय लैंड कर सकते हो और बाय सी कर सकते हो, ठीक है। बाय एयर पॉसिबल नहीं था, रीज़नेबल भी नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। 2 पीछे बचे, बाय लैंड और बाय सी के। अच्छा, बाय लैंड वाला जो रास्ता था ना वो गुजर रहा था, टर्की से होके गुजर रहा था, ठीक है। टर्की से होके एशिया में आ रहा था, ठीक है, मैन एशिया में, जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूरोप में जानी थी, ठीक है। अच्छा, जब टर्की को पता चला कि भाई ये रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट तो ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू हमारे पास भी आ सकती है। तो टर्की ने क्या किया कि भाई लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया। टर्की ने कहा कि भाई कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगी यूरोप और एशिया में, और हमें कोई ट्रेड एंड कॉमर्स करनी नहीं है, ठीक है।
लैंड सी तो पहले ही सॉरी बाय एयर तो पहले ही पॉसिबल नहीं था, काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। बाय लैंड टर्की ने बंद कर दिया, एक ही जो पॉसिबल रूट बना वो बाय सी था, ठीक है। अच्छा, बाय सी क्या हुआ कि बाय सी जो था वो अफ्रीका से होकर गुजरता था, और अफ्रीकन्स जो थे वो अज़ल से ही ज़रा प्रॉब्लमेटिक से बंदे रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से, तो अफ्रीकन्स पे डिपेंडेंट होना यूरोप और एशिया दोनों के लिए ज़रा फ़ायदेमंद नहीं था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, क्या हुआ कि सी रूट सॉरी बाय एयर पॉसिबल नहीं था, बाय लैंड टर्की ने बंद कर दिया। अच्छा, बाय सी हम खुद नहीं जाना चाह रहे थे, क्यों नहीं जाना चाह रहे थे भाई, हमें अफ्रीकन्स पे भरोसा नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि स्टार्ट में क्या था कि सी टेक्नोलॉजी इतनी इमर्ज नहीं हुई थी, ठीक है। जो शिप्स थे वो बस सी शोर्स पे ही ट्रैवल करते थे, वो समुंदर के अंदर जाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। वो बहुत सी मिथ्स एग्जिस्ट करती थी, कैसे एग्जिस्ट करती थी वो सारी चीज़ें तुम लोग को आगे बताऊंगी, ठीक है। बहुत से मिथ्स एग्जिस्ट करती थी कि भाई समुंदर इंसान खा जाता है एंड ऑल दैट, कौन अजीब अजीब चीज़ें थी, ठीक है, एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो सी नेविगेटर्स थे ना, उनका स्कोप काफ़ी हाई हो गया, और यूरोपियन किंग्स और क्वींस जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि भाई क्या अनाउंस किया कि कोई ऐसा बंदा जो यूरोप और एशिया के दरमियान में कोई शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा, हम उसे बहुत ज़्यादा मराद देंगे, ठीक है। क्या कहा कि द वन हु विल फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया शैल बी रिवॉर्डेड विद सो मैनी बेनिफिट्स, ठीक है। क्या बात की मैंने, सी नेविगेटर्स का स्कोप हाई हो गया, यूरोपियन किंग्स और क्वीन ने अनाउंस किया कि भाई ऐसा बंदा जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा यूरोप और एशिया में, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही क्या हुआ कि एक सी नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप में आ गया, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस से ही हम कल स्टार्ट लेंगे, ओके। मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाने थे, 10 मिनट लेट आई थी, लेकिन मैंने 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस से ही कल स्टार्ट लेंगे। मैं एक दफ़ा एक क्विक रिव्यू दूंगी तुम लोगों को, जितनी देर में तुम लोग देख लो कि तुम लोगों ने क्या पूछना है मेरे से, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया अमेरिका से बात की। अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। बीच के कंट्रीज बताए तुम लोगों को। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये हमने बात की। 1492 की बात की, अमेरिका डिस्कवर हुआ। 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 1783 अमेरिका गॉट फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दिया? थॉमस जेफरसन ने। क्या कहा? वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश लेजेसी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं रुक रुक के कुछ भी नहीं डिटेल बताऊंगी, क्विक ओवरव्यू है, बस देख लो नोट्स पे एक नज़र। 1783 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ पेरिस किसके दरमियान हुआ? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला? दीज 13 कॉलोनीज आर नो मोर माई जुरिस्डिक्शन। अमेरिका हो गया भाई 1783 में आज़ाद। 1783 में जॉर्ज वाशिंगटन साहब आए, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है। अच्छा, 6 साल जो बीच में थे 1783 1789 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई, फ्यूचर प्लानिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर मैंने बताया साइबेरिया का, साइबेरिया रशियन टेरिटरी थी एक्सट्रीम नॉर्थ पे। साइबेरिया अलास्का के दरमियान लैंड ब्रिज था। बाद में जो भी कहानी हुआ, आइस ब्रेकेज हुआ, जो भी हुआ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन जो भी कहानी हुई तो साइबेरिया अलास्का अलग हो गए, ठीक है। और साइबेरिया एशिया से जो इंडियंस मूव करके गए थे, इंडिया से इंडियंस मूव करके गए थे साइबेरिया, साइबेरिया से अलास्का मूव किया। दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई जो पहले बंदे थे अमेरिका को डिस्कवर करने वाले, दैट वर रेड इंडियंस, ठीक है। 4 सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। माया सिविलाइजेशन हो गई, जो कहाँ बताई थी, अब देखो मेरी यादाश्त देखो कि मैं भूल गई हूँ, यहाँ भी जीनिया ने शायद बताई थी कि माया सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन थी, एस्टिक सिविलाइजेशन दूसरी थी जो मैक्सिकन रीजन में थी, इनका सिविलाइजेशन तीसरी थी जो कहाँ पे थी, चिली अर्जेंटीना वगैरह में थी, ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जब इनका सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ, ठीक है, तो साथ ही क्या हो गया कि भाई वो यूरोप डार्क एजेस में चला गया, वो इस साइड पे ये हो रहा था, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा था कि इनका सिविलाइजेशन का भी फन, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, इसकी डाउनफॉल हुआ और हम 15वीं-16वीं सेंचुरी में इंटर हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे तुम लोग को मैंने जो एक्सप्लोरेशन वाली ये जो उसके बाद जो मैंने ये तो उस साइड का बताया ना अमेरिका का,
इस साइड पे यूरोप में बताया कि भाई 15 सेंचुरी से पहले डार्क एजेस में रह रहा था, 3 सेक्ट थे क्रिस्टियनिटी के, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कह रहे थे भाई चर्च ऑफ रोम जो है वो क्रिस्टियनिटी का एपिसेंटर है, प्रोटेस्टेंट कह रहे थे भाई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्रिस्टियनिटी में, ठीक है, मतलब चर्च ऑफ रोम के अलावा भी काफ़ी एपिसेंटर होंगे। कैथोलिक हार्डलाइनर थे, प्रोटेस्टेंट लिबरल्स थे। बेसिक जंग क्यों थी, क्योंकि उस वक्त पॉप को बड़ा माना जाता था, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने तुम लोगों को बताया मुसलमानों के 2 बड़े कैपिटल से स्पेन, टर्की। अच्छा, क्या हुआ कि जब क्रिश्चियंस थोड़े से जागे, दुनिया में आए, ठीक है, आंख खोली उन लोगों ने कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों ने हमारी टेरिटरीज हमसे छीनी है, और भाई मुसलमानों ने तो तलवार का इस्तेमाल किया है, हम मुसलमानों से अपनी टेरिटरीज वापस ले लेंगे। 15 सेंचुरी को इसलिए आप रिकन्क्वेस्टा भी कहते हो, एज ऑफ इनलाइटमेंट, रेनेसांस, कुछ भी कह लो, ठीक है। फिर डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताया, रिपीट नहीं करूँगी, बहुत ईजी इफेक्ट है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ट्रेड और कॉमर्स जो हो रही थी यूरोप और एशिया में 3 तरह से, बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी। बाय एयर एक्सपेंसिव था, पॉसिबल नहीं था। बाय लैंड टर्की से गुजरता था, टर्की ने रिकन्क्वेस्टा मूवमेंट की वजह से ब्लॉक कर दिया। बाय सी अफ्रीका से गुजरता था, वहाँ से हम खुद नहीं जाना चाह रहे थे, भाई हमारी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यूरोपियन किंग्स और क्वींस ने क्या कहा कि हम जो कोई ऐसा सी नेविगेटर, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा यूरोप और एशिया के दरमियान में, उससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। और फिर साथ ही क्रिस्टोफर कोलंबस भाई आ गए। यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे आज के लेक्चर का फीडबैक दे दो, जल्दी से दे दो। क्लास टाइमिंग बता दो, ये बता दो कि समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी जल्दी। अच्छा, एक और बात कि ये सेव है, बाद में किसी ने देखने, किसी का दिल करे तो ज़रूर देख लो, नहीं दिल कर किया तो अपनी नोटबुक खोल लेना, वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में लिखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अब बाकी तुम लोग पे डिपेंड करता है। यार कोई बड़ी स्लो तुम लोग। हाँ फ़ायज़ा, मेरी यही कोशिश है कि तुम लोगों को क्लास में याद हो जाए। अच्छा, मुझे बार बार सुन के याद होता है तो अच्छा नौशाब, आप उधर ही फंस गए हो। अच्छा, यूरोपियन किंग्स और क्वींस ने कहा कि भाई द वन हु विल फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, डिक्टेट करा रही हूँ, लिख लो भाई। द वन हु विल फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया शेल बी रिवार्डेड विद सो मैनी बेनिफिट्स, ठीक है। कि कोई ऐसा बंदा जो यूरोप और एशिया के दरमियान में शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा, उसे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। ठीक हो गया टीना, ठीक हो गया अनुशाबा, और ठीक हो गया फ़ायज़ा, जीनिया एंड ऑल दैट। अच्छा, अब कल की क्लास की टाइमिंग यही होगी। अगर तुम लोग को चेंज वगैरह करवानी है, तुम लोग ग्रुप में बात कर सकते हो, एज पर योर अवेलेबिलिटी आप क्लास टाइमिंग रख लो, आई हैव नो इशू। दूसरा ये कि थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तीसरा ये कि जैसे जमील डिपेंड करता है भाई। अच्छा, तीसरा ये कि हम लोग जैसे ही एक टॉपिक कवर अप करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पास पेपर के क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर दूँगी तुम लोगों को। तुम लोग दिल करे तो सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं तुम लोगों को उस पर फीडबैक दे दूँगी। नहीं दिल करता तो भाई मर्ज़ी है तुम लोगों की, पूरा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते हो तो मेरी तुम लोगों को एक सजेशन है कि हेडर्स बना लिया करो, ठीक है। सवाल देखा आता है पूरा जवाब, लेकिन नहीं है टाइम लिखने का, तो क्या लिख लोगे उसके अंदर? ये मैंने हेडिंग देनी है सवाल के अंदर, इस हेडिंग के अंदर मैंने ये लिखना है, ये मैप मैंने बनाना है। एक पेज के ऊपर 20 नंबर का सवाल हल कर लो, ठीक है। अच्छा, वो एक पेज के ऊपर 20 नंबर का सवाल हल कर लो। MCQs तुम लोगों को मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, वो तुम लोग रोज़ाना के 10 भी याद करो तो 2000 से ऑनवर्ड 2019 तक बतेरे MCQs हैं, वो वहाँ से हो जाएंगे। अच्छा जिनिया,
हाँ लैला, यू राइट, मैं मैप्स की हेल्प लेती, लेकिन आज थोड़ा सा जो मैं लेट भी होगी, 10-15 मिनट में थोड़ा लेट आई हूँ। द इशू वॉज कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग का नहीं पता चल रहा था लैपटॉप में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मसला हो गया स्क्रीन शेयरिंग की वजह से, वरना मैं स्क्रीन शेयर करती तुम लोगों के साथ, तो मेरा दिल करे कि मैं तुम लोगों के लिए शॉर्ट स्लाइड्स भी बना लूँ। दैट स्लाइड्स विल बी योर शॉर्ट नोट्स। वो बाकी तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे तैयारी करते हो। पढ़ना अब तुम लोगों ने, मेरा ये इनपुट था, अब आगे तुम लोग देख लो। और हाँ टीना, मतलब यू ऑल गाइज आर वेलकम, मोर देन वेलकम, ठीक है। कुछ भी करवाना है, चेक करवाने के लिए से रिलेटेड कुछ भी, तो वो करा दो। अच्छा अभी मुझे इस लेक्चर को एंड करना है, अभी मैं सेंड कर रही हूँ। बाकी कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, इनबॉक्स कर लो, ग्रुप में बता दो, कुछ भी कर दो, सर अरसलान को बता दो, ठीक है। और दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। लेक्चर को रिवाइज लास्ट में कर लेना, एंड बेस्ट ऑफ लक।